Yeah, hello students and welcome back again in our video tutorial. And in this lecture, today we are going to discuss about the classification of birds. इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे about certain super class, about certain sub class. जो क्लास एज है उसके हम दो सब क्लासेस पढ़ेंगे. एक सब क्लास होगा जो जुरासिक पीरियड तक होगा और दूसरा सब क्लास होगा जिसमें जुरासिक पीरियड के बाद की बर्ड्स आ जाएंगी. तो बर्ड्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन बर्ड्स ऑफ जुरासिक पीरियड एंड बर्ड्स ऑफ पोस्ट जुरासिक पीरियड डिवाइड किया है. तो देयर वुड बी टू सब क्लासेस इन क्लास एज. वन वुड बी सब क्लास आर्कियोर्निथिस एंड सेकेंड वुड बी सब क्लास नियोर्निथिस. तो जो आर्कियोर्निथिस होती है उनके अंदर आपके सारे आ जाएंगे जुरासिक पीरियड वाले बर्ड, जो जुरासिक पीरियड के अंदर आई विल से एग्जिस्ट कर रहे थे. और बाकी बर्ड आएंगे जो पोस्ट जुरासिक पीरियड क्या तो एक्सटिंक्ट हो गए या पोस्ट जुरासिक पीरियड अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो क्लास एज it would be subdivided into two subclasses. One subclass is Archaeornithis and second subclass is Neornithis. और Neornithis में मैं कुछ आपको सुपर ऑर्डर्स भी पढ़ाऊंगा जिसके अंदर आपके एक्वेटिक बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड या फिर फ्लाइंग बर्ड्स आ जाएंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं सब क्लास आर्कियोर्निथिस के बारे में. जो मेंबर्स ऑफ सब क्लास आर्कियोर्निथिस होते हैं दे इंक्लूड all the extincted bird. They include the members of the subclass includes all extinct birds. तो वो बर्ड्स जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं वो, और जुरासिक पीरियड वाली बर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी ऐसी बर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो जुरासिक पीरियड में थी. सो मेंबर ऑफ क्लास आर्कियोर्निथिस इंक्लूड द एक्सटिंक्ट बर्ड और टूथेड बर्ड ऑफ जुरासिक पीरियड. जनरली बर्ड्स वगैरह के अंदर हमने पढ़ा है कि उनके जॉज ना मॉडिफाई होकर बीक बन जाते हैं, उनके अंदर टीथ वगैरह नहीं थे. पर एक एक्सेप्शन है, जो आपको जुरासिक पीरियड की बर्ड मिली उनकी बीक के अंदर टीथ हुआ करते थे, माने जॉज के अंदर टीथ भी थे और जॉज मॉडिफाई होकर बीक भी बन गया था. तो हम मेंशन कर देंगे दे वर हैविंग अ बीक विद टीथ. सो दे इंक्लूड ऑल द एक्सटिंक्ट बर्ड, ऑल द एक्सटिंक्ट एंड टूथेड बर्ड माने बर्ड्स विद टीथ ऑफ जुरासिक पीरियड. तो पहले मैं इस सब क्लास के कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल भी बता दूंगा, बाद में शुरू करेंगे सब क्लास नियोर्निथिस. तो सारे एक्सटिंक्ट बर्ड हैं जिनके अंदर टीथ हुआ करते थे और जो जुरासिक पीरियड के थे. अब अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं, ये जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे थे, डोमिनेंट थे. और जुरासिक पीरियड के बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड. इस सब क्लास के जितने भी मेंबर थे दे गॉट एक्सटिंक्ट इन क्रिटेशियस पीरियड. ऑल द मेंबर ऑफ दिस क्लास दे गॉट एक्सटिंक्ट इन क्रिटेशियस पीरियड. सो जुरासिक पीरियड के अंदर, आई रिपीट, जुरासिक पीरियड के अंदर ये डोमिनेंट थे ऑन दिस अर्थ, और क्रिटेशियस पीरियड में ये सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे. इसके मेंबर्स में आप याद रखेंगे इनके जो विंग्स हैं दे वर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड. तो उनके पास क्या तो बहुत ही कम कैपेसिटी होती है फ्लाई करने की, या वो फ्लाई ही नहीं करते हैं. विंग्स ऑफ दिस बर्ड, विंग्स वर नॉट वेल डेवलप्ड. सो आइदर they have very less capability of flight or they lack capability of flight or have very less capacity or capability of flight. तो क्या तो एक तो उनके विंग्स ज़्यादा डेवलप नहीं थे, विंग्स प्रेजेंट थे पर वो ज़्यादा डेवलप नहीं थे. तो क्या तो वो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करते थे उसके मेंबर, या अगर वो फ्लाई वगैरह भी कर पाते थे तो दे वर नॉट वेल नोन फॉर फ्लाइट.
सो पहला फीचर याद रखेंगे, ये टूथेड बर्ड होते हैं जुरासिक पीरियड के, जो क्रीटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए। उनके विंग्स वेल डेवलप्ड नहीं थे, तो उनके पास कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट बहुत ही कम थी। उनकी जो बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक नहीं थी। ये वो बर्ड्स हैं जिनकी बोन्स न्यूमेटिक नहीं थी, जिनके स्केलेटन में पाइजोस्टाइल नहीं होता था, जिनके स्केलेटन में कील नहीं होता था। सो बोन्स वर नॉट न्यूमेटिक। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे बर्ड्स के बारे में जिनमें न्यूमेटिक बोन नहीं होते हैं, तो आप आंसर करेंगे दे बिलोंग टू सब क्लास आर्कियोर्निथिस। देन जो उनका स्टर्नम था उसके पास कील नहीं था, कील वर वेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल, लेग्स कील, एंड जो उनके कॉर्डल वर्टिब्रा थे वो भी फ्यूज नहीं थे। पाइजोस्टाइल वर एब्सेंट। ठीक है, पाइजोस्टाइल का मेजर फंक्शन आपको बताया है, इट इज मेंट फॉर द वेगिंग ऑफ टेल। और वेगिंग ऑफ टेल फ्लाइट एडेप्टेशन होता है एक तरह से, तो फ्लाई वगैरह नहीं करती थी ना, तो उनको पाइजोस्टाइल की ज़रूरत थी, और फ्लाइट मसल के अटैचमेंट के लिए उनके पास कील भी नहीं था। अब उनकी अगर टीथ की बात करें तो आप याद रखेंगे जो जॉज होता है, स्कल के अंदर जो जॉज होता है उसमें टीथ प्रेजेंट थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इनके बारे में लिखेंगे, टीथ वर प्रेजेंट इन स्कल ऑफ जॉ, इन जॉज ऑफ स्कल। तो इनका जो स्कल था उसके जो जॉज थे उसमें टीथ प्रेजेंट थे, और जॉज मॉडिफाई हो गए थे बीक्स में। तो मैं कह सकता हूँ इनकी जो बीक थी वो टीथ वाली थी। द ओनली बर्ड विच आर हैविंग ए टूथेड बीक दे बिलोंग टू सब क्लास आर्कियोर्निथिस। ठीक है बेटा, तो जो मेंबर है वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए, और उनके पास टीथ हुआ करते थे। दे वर द वन जो जुरासिक पीरियड में डोमिनेट कर रहे थे, क्रीटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए। विंग्स ज़्यादा डेवलप नहीं थे, ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते थे, बोन्स न्यूमेटिक नहीं थी, स्टर्नम में कील नहीं होता था, पाइजोस्टाइल एब्सेंट था, और उनके टीथ जो है, उनका जो जॉज है उसमें टीथ थे, और फिर जॉज मॉडिफाई हो गए थे बीक्स में, तो टूथेड बीक की बात करते हैं। फिर एक और करेक्टर डिस्कस कर लेते हैं अबाउट देयर लिम्स। इनके जो लिम्स हुआ करते थे बेटा, आप याद रखेंगे देयर वर प्रेजेंट इन केस ऑफ आर्कियोर्निथिस, देयर वर प्रेजेंट 3 clawed digits of forelimb in the edges of wings. I mean to say, जो फोरलिम्ब है वो मॉडिफाई हो गए थे विंग्स में, और विंग्स के अंदर कुछ ऐसे क्लॉज नज़र आते थे। तो उनके जो विंग्स हैं दे वर हैविंग क्लॉज ऑफ फोरलिम्ब एज वेल। उनके जो विंग्स थे दे वर हैविंग क्लॉज ऑफ फोरलिम्ब एज वेल। तो अगला स्टेटमेंट मैं लिखूंगा दैट देयर वर प्रेजेंट three clawed digits of forelimb on the edges of wings. उनके जो विंग्स हैं वो कहाँ से मॉडिफाई हुए होंगे? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज फोरलिम्ब। पर जो फोरलिम्ब मॉडिफिकेशन हो रहा था विंग्स में, विंग में मॉडिफाई होने के बाद भी उनके अंदर क्लॉज रह जाते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि लेट्स से दिस इज द विंग हेयर जो फोरलिम्ब के मॉडिफिकेशन से हुआ है। उसके बाद एजेस ऑफ विंग्स पर फोरलिम्ब के कुछ रेमिनेंट मिलते हैं जिसके अंदर 3 क्लॉज, 3 पंजे होते हैं। तो उनके जो विंग्स थे उसमें रेमिनेंट्स ऑफ फोरलिम्ब भी बचे हुए थे, याद रख लेना। उनके जो विंग्स थे ऑन द एजेस ऑफ विंग्स देयर वाज 3 क्लॉज ऑफ द फोरलिम्ब। इज दैट क्लियर? अब इस सब क्लास में हमें एक मेंबर डिस्कस करना है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लैथोग्राफिका। द क्लासिकल मेंबर, द क्लासिकल एग्जाम्पल जो इस सब क्लास में अभी वो एक्सटिंक्ट हो गया है, उसका फॉसिल मिला था हमें। मैं बताऊंगा फॉसिल भी कब मिला था, कौन सी रॉक्स में से फॉसिल मिला है, किसने ढूंढा था, कौन से साल में ढूंढा था। 1861 डॉक्टर वैगनर। और आजकल वो फॉसिल कहाँ रखा हुआ है, और वो कनेक्टिंग लिंक होता है रेप्टाइल और बर्ड्स का। तो कौन कौन से उसमें करेक्टर होते हैं रेप्टाइल्स के, कौन कौन से करेक्टर होते हैं बर्ड्स के। तो एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोर्निथिस इज
आर्कियोप्टेरिक्स लाइथोग्राफिका। Archaeopteryx lithographica is commonly known as connecting link between reptiles and birds. It is connecting link between reptiles and birds. बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में, तो इसका ना फोटो भी मैं ऐड कर दूंगा आपको, जो देखने को मिल जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 10th वगैरह की क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। वैसे 10th वगैरह की क्लास में जब आप इवोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो इसका थोड़ा बहुत बता देते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं अ बर्ड विच लुक लाइक अ लिजर्ड। अ बर्ड विच लुक लाइक अ लिजर्ड, इसलिए इसको लिजर्ड बर्ड भी कहते हैं। सो आर्कियोप्टेरिक्स लाइथोग्राफिका इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, commonly known as lizard bird, is a classical example of subclass Archaeornithis. इसका जो फॉसिल मिला था वो एंड्रियास वैगनर को मिला था। द फॉसिल वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एंड्रियास वैगनर इन ईयर 1861। तो इन द ईयर 1861 डॉक्टर एंड्रियास वैगनर को फ्रॉम द रॉक्स ऑफ क्रिटेशियस पीरियड एक फॉसिल बर्ड मिला था जिसके अंदर रेप्टाइल्स और एव्स दोनों के करेक्टर थे। उसको नाम दिया उन्होंने आर्कियोप्टेरिक्स लाइथोग्राफिका। ये जो फॉसिल मिला था ये फ्रॉम द ब्रेविया रॉक ऑफ जर्मनी, फ्रॉम ब्रेवेरिया रॉक ऑफ जर्मनी, और आजकल ये ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में रखा हुआ है। नाउअडेज जो आर्कियोप्टेरिक्स लाइथोग्राफिका का फॉसिल है, इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन। तो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक इसके अंदर रेप्टाइल्स के होते हैं और क्या क्या करेक्टरिस्टिक इसके अंदर बर्ड्स के होते हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, और साइड में इसका फोटो भी चलता रहेगा। तो एज इट इज़ कनेक्टिंग लिंक ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, लेट अस मेक ए टेबल। इधर मैं लिख दूंगा रेप्टिलियन करेक्टर, और इधर लिखेंगे एवियन करेक्टर्स ऑफ बर्ड, और यहाँ पर बना लेंगे इस वाले उसमें उसका डायग्राम वगैरह जो है वो आपको विजिबल होता रहेगा। ठीक है बेटा। अब क्या कौन कौन से करेक्टर रेप्टिलियन थे पहले वो पढ़ लो। इनका जो बॉडी एक्सिस था इट वाज मोर लाइक अ लिजर्ड। रेप्टिलियन करेक्टर अगर मैं डिस्कस करूँ, बॉडी एक्सिस वाज मोर लाइक अ लिजर्ड। ठीक है, ओके। इन द एंड मैं ये भी बताऊंगा कि इसको रेप्टाइल्स में क्यों क्लासीफाई नहीं किया था, इसको बर्ड्स में क्यों क्लासीफाई किया था। समझ में आता भी है कि कनेक्टिंग लिंक को ना हम एडवांस वाले एनिमल में क्लासीफाई करते हैं। इन एनिमल के पास, इस बर्ड के पास एक लॉन्ग टेल भी प्रेजेंट थी। अ लॉन्ग टेल वाज प्रेजेंट विच इज़ अगेन अ रेप्टिलियन करेक्टर। ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह में आपने पढ़ा भी है, दे आर हैविंग अ लॉन्ग टेल। सिमिलरली इनके पास भी एक लॉन्ग टेल हुआ करती थी। इनकी जो बोन थी वो न्यूमेटिक नहीं थी। प्रेजेंस ऑफ नॉन न्यूमेटिक बोन अगेन इज ए करेक्टर ऑफ रेप्टाइल। तो इनकी बोन्स नॉन न्यूमेटिक थी, इनके पास एक लॉन्ग टेल हुआ करती थी, इनका जो बॉडी था वो लिजर्ड के जैसा था। ये तीनों ही रेप्टिलियन करेक्टर है। इनके जॉज के अंदर टीथ थे, वो सारे टीथ एक जैसे थे, जो रेप्टिलियन करेक्टर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉज वर प्रोवाइडेड विद सिमिलर टीथ। बर्ड्स का जो करेक्टर होगा वो तो भाई याद है ना, जॉज मॉडिफाई हो गए थे इनटू बीक्स। तो प्रेजेंस ऑफ सिमिलर टीथ इन द जॉज अगेन इज अ रेप्टिलियन करेक्टर। इनका जो स्टर्नम हुआ करता था वो काफ़ी वीक हुआ करता था। जो बर्ड्स होते हैं उनका स्टर्नम स्ट्रांग होता है, और ज़्यादा बर्ड में तो जो फ्लाइंग वाली बर्ड है उनमें कील डेवलप हो जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड में कील डेवलप नहीं होता। पर प्रेजेंस ऑफ ए वीक स्टर्नम इज अगेन a reptilian character. Presence of weak sternum is again a reptilian character. तो lizard के जैसा बॉडी, लॉन्ग टेल, नॉन न्यूमेटिक बोन, जॉज के अंदर टीथ और वीक स्टर्नम, ये सारे के सारे करेक्टर कैसे हो गए बच्चे, रेप्टिलियन के। उसके बाद इनके पास पाइजियोस्टाइल भी नहीं हुआ करता था, तो फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा थे। रेप्टिलियन करेक्टर एक को मेंशन करूँ, इनका जो टेल था इट वाज विद फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा,
इनके अंदर पाइजोस्टाइल वगैरह नहीं था। और फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा किस में मिलते हैं? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज रेप्टाइल। देन अगर और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें, इनके जो हैंड थे, अगर मैं फोर लिम्स की बात करूं, उसके अंदर टिपिकल रेप्टिलियन प्लान था। माने हर हैंड का जो फिंगर है, जैसा मैंने बताया भी, हैंड मॉडिफाई हो गए थे कहाँ में? विंग्स में। और विंग्स के अंदर क्या होता था? क्लॉज। तो हैंड्स टिपिकली बियर a reptilian plan and each finger terminate into claw. Hands typically bear a reptilian plan and each finger terminates into claws. तो बच्चों ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए उसके रेप्टाइल्स के। तो आर्कियोप्टेरिक्स लाइथोग्राफिका में रेप्टाइल का क्या क्या करेक्टर था? लिजर्ड के जैसा बॉडी, लॉन्ग टेल, नॉन न्यूमेटिक बोन, जॉज के अंदर टीथ, वीक स्टर्नम, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा और हैंड्स विद द टिपिकल रेप्टिलियन प्लान। इज दैट क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट पढ़ते इनके पास एवियन करेक्टर कौन कौन से थे। देखो, प्रेजेंस ऑफ फीदर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड, और इनके बॉडी के ऊपर फीदर्स हुआ करते थे, तो वो बर्ड वाला करेक्टर होगा। प्रेजेंस ऑफ फीदर, फेदर पढ़ते हो, फीदर, फेदर्स ऑन बॉडी, इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स। तो फीदर का होना बर्ड्स वाले करेक्टर थे, लिजर्ड लाइक बॉडी होना रेप्टिलियन वाला करेक्टर था। ठीक है बेटा, फिर याद रखना इनके जो दो जॉज थे वो मॉडिफाई हो गए थे बीक्स में। टू जॉज वर मॉडिफाइड इनटू बीक्स। तो जॉज के अंदर टीथ भी थे और जॉज आगे चल के मॉडिफाई हो गए थे बीक्स में। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनकी जो बीक्स है वो टीथ वाली होती है, उसको बोलते हैं टूथड बीक। तो जॉज का मॉडिफाई हो जाना इनटू बीक इज ए एवियन करेक्टर, इज ए करेक्टर ऑफ बर्ड। और जॉज के अंदर टीथ होना इज अ रेप्टिलियन करेक्टर। तो मैं दोनों करेक्टर बताता जा रहा हूँ कि भाई कौन सा करेक्टर इसमें एवियन वाला था, कौन सा करेक्टर इसमें रेप्टिलियन वाला था। फिर फोर लिम्ब मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में। भाई विंग्स में भले ही क्लॉज हो, पर फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अगेन इट्स ए करेक्टर ऑफ बर्ड्स। तो इनके अंदर फेदर भी होते थे। फेदर किसके ऊपर प्रेजेंट थे? मेनली विंग्स के ऊपर प्रेजेंट थे। तो ये इसके एवियन वाले करेक्टर हो गए। इनके जो हाइंड लिम्ब थे, अगर मैं बात करूँ इसके आर्कियोप्टेरिक्स की, तो इनका जो हाइंड लिम्ब का प्लान था वो एवियन प्लान था। फोर लिम्ब का प्लान कैसा बताया था? रेप्टिलियन प्लान। और हाइंड लिम्ब का जो प्लान होता है दैट इज टिपिकल एवियन प्लान। बताया था 4 toes, 3, रेयरली 2। तो सेम इन्हीं का वही प्लान था। हाइंड लिम्ब्स वर हैविंग अ टिपिकल एवियन प्लान, टिपिकल एवियन प्लान। इज दैट क्लियर? फिर इनकी स्कल बोन की बात कर लेते हैं। देखो, इनकी जो बर्ड्स के अंदर जो स्कल बोन होती है बच्चे, उनके अंदर ना एक बहुत ही इंटीमेट फ्यूज़न आता है। जैसे हमारी स्कल बोन भी इंटीमेटली फ्यूज्ड है, रेप्टाइल्स के अंदर स्कल बोन इतनी ज़्यादा फ्यूज नहीं होती है। तो इंटीमेट फ्यूजन ऑफ स्कल बोन एज सीन इन बर्ड्स इज आल्सो प्रेजेंट इन आर्कियोप्टेरिक्स। इंटीमेट फ्यूजन, अच्छा साथ में तो डायग्राम चल ही रहा होगा ना, फ्यूजन ऑफ स्कल बोन्स। तो बच्चों ये हो गया पहला बर्ड के पहले सब क्लास के बारे में, जो था आपका आर्कियोर्निथिस। मैं एक क्विक रिवीजन में बता देता हूँ। जो आर्कियोर्निथिस होती हैं वो बर्ड होती हैं जो जुरासिक पीरियड के टाइम पर एक्सटिंक्ट हो गई, राइट। और ये जुरासिक पीरियड के टाइम पे वो ना सर्वाइव कर रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ, जुरासिक पीरियड के टाइम पे सर्वाइव कर गए। तो इट इंक्लूड बर्ड्स include the birds, extinct bird and toothed bird of Jurassic period. Extinct bird and toothed bird of Jurassic period. ये extinct हुए थे क्रिटेशियस पीरियड में जाके, विंग्स ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, ये फ्लाई नहीं कर सकते थे। सेकंड आपको बताया इनके पास बोन्स नॉन न्यूमेटिक हुआ करती थी, स्केलेटन में पाइजोस्टाइल नहीं था, इनके पास स्केल नहीं था, जॉज के अंदर टीथ आ जाते थे, और इनके जो फोर लिम्ब है उसमें थ्री क्लॉज होते थे। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो आर्कियोप्टेरिक्स लाइथोग्राफी का है जो कनेक्टिंग लिंक है, जिसको लिजर्ड बर्ड भी कहते हैं,
उसमें कौन से रेप्टिलियन करेक्टर होते हैं, कौन से एवियन करेक्टर होते हैं। आर वी डन अप टू हियर? आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रहा था। तो कौन कौन सा याद रखना है, दिस करेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ना कन्फ्यूजिंग कर देता है। तो इंटीमेट फ्यूजन ऑफ स्कल बोन इज ए एवियन करेक्टर एंड फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा इज ए रेप्टिलियन करेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट सब क्लास के बारे में। अब सेकंड सब क्लास शुरू करते हैं, विच इज़ नियोऑर्निथिस। लेट अस स्टार्ट द सेकंड सब क्लास विच इज़ नियोऑर्निथिस। इस सब क्लास के अंदर जुरासिक पीरियड के बाद की सारी बर्ड्स आ जाएंगी, तो भले वो एक्सटिंक्ट हो गई हों या अभी सर्वाइव कर रही हों, जितनी भी पोस्ट जुरासिक पीरियड बर्ड होती हैं वो नियोऑर्निथिस में आती हैं। दिस ऑल इंक्लूड द बर्ड्स ऑफ पोस्ट जुरासिक पीरियड। ठीक है, तो सब क्लास नियोऑर्निथिस, उसके अंदर आ जाएंगे मॉडर्न बर्ड एज वेल एज एक्सटिंक्ट बर्ड ऑफ पोस्ट जुरासिक पीरियड। तो सब क्लास नियोऑर्निथिस, पहले 2-4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं कि इनके अंदर पाइजोस्टाइल होता है, स्टर्नम में कील होती है, और फिर एक एक करके इसके सुपर ऑर्डर पढ़ते जाएंगे। तो सब क्लास नियोऑर्निथिस includes modern birds and extinct bird, modern birds and extinct bird of post Jurassic period। तो प्री जुरासिक पीरियड वाली जितनी भी थी वो आर्कियोऑर्निथिस में, पोस्ट जुरासिक पीरियड वाली जितनी भी बर्ड है वो सारी की सारी आ जाएंगी नियोऑर्निथिस में। इनके जो विंग्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, पाइजोस्टाइल होता है इनके पास, स्टर्नम में कील होती है, टीथ वगैरह इनके पास नहीं होते, तो इनकी जो बीक होती है वो टूथलेस होती है। इनके जो फोरलिम्ब के डिजिट है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और उसमें क्लॉज वगैरह नहीं होते हैं, और टेल शॉर्ट होती है। तो लिखने की ज़रूरत है सारी चीज़ें, मैं फटाफट लिख देता हूँ। विंग्स वेल डेवलप्ड, देन स्टर्नम विद कील, पाइजोस्टाइल प्रेजेंट, इनकी जो बीक होती है वो टूथलेस होती है, इनकी जो टेल होती है वो रिलेटिवली शॉर्ट होती है, और जो फोरलिम्ब होते हैं उनके पास क्लॉज वगैरह नहीं होते हैं, दे आर विदाउट क्लॉज। ठीक है, तो क्लॉज वाले फोरलिम्ब जितने भी थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए, आर्कियोऑर्निथिस में। तो विंग्स वेल डेवलप्ड है तो दे कैन फ्लाई, ऑल ऑफ देम कैन नॉट फ्लाई, इसमें हम फ्लाइटलेस बर्ड भी पढ़ेंगे। न्यूमेटिक बोन्स हैं, फ्लाइंग वाली बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड में भी कुछ बोन्स न्यूमेटिक होती हैं, ऐसा याद रख के चलेंगे। ठीक है, कील नहीं होता, पाइजोस्टाइल नहीं होता, टूथलेस बीक होती है, छोटी सी टेल होती है, इनके जो डिजिट ऑफ फोरलिम्ब होते हैं वो फ्यूज होते हैं, दे आर नॉट डेवलप्ड इनटू क्लॉज। अब पढ़ते सुपर ऑर्डर्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है इसका, अगर ये सब आपने लिख लिया हो तो लेट अस स्टार्ट विद द सुपर ऑर्डर्स। इम्पेने पहले हम पढ़ेंगे मैराइन वाली बर्ड्स, फिर हम पढ़ेंगे फ्लाइटलेस बर्ड और फिर पढ़ेंगे फ्लाइंग वाली बर्ड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द सुपर ऑर्डर ऑफ सब क्लास नियोऑर्निथिस, और जो पहला सुपर ऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सुपर ऑर्डर इम्पेने। द फर्स्ट सुपर ऑर्डर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सुपर ऑर्डर इम्पेने। बेटा इम्पेने के अंदर सारी की सारी मैराइन बर्ड्स को इंक्लूड किया है। जो सुपर ऑर्डर इम्पेने होता है उसके अंदर आती है एक्वेटिक एंड मैराइन बर्ड्स। एक्वेटिक और मैराइन बर्ड्स के अगर मैं करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूँ तो फोरलिम्ब जो विंग्स में मॉडिफाई हुए थे अब वो मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लिपर में, तो उनके पास विंग्स नहीं होते, विंग्स की जगह उनके पास फ्लिपर होते हैं और फ्लिपर हेल्प करते हैं उनकी स्विमिंग में। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल पढ़ लेंगे एप्टिनोडाइट्स या पेंगुइन के बारे में, वो पेंगुइन के 4-5 करेक्टरिस्टिक फीचर बता दूंगा। तो सब ऑर्डर इम्पेने के अंदर एक्वेटिक और मैराइन बर्ड्स आते हैं। सब ऑर्डर इम्पेने के अंदर इट इंक्लूड एक्वेटिक और मैराइन बर्ड्स।
और इसके बारे में याद रखेंगे, इसके जो फोरलिम है, जो विंग्स में मॉडिफाई होने थे वो मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर। तो अगर पूछा जाए फ्लिपर किसके मॉडिफिकेशन से बने हैं, तो आंसर होना चाहिए एक्चुअली विंग्स। और विंग्स किससे मॉडिफाई होकर बने थे? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज फोरलिम्स। इज दैट क्लियर? अब क्लासिकल एग्जाम्पल आता है सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका, नेम इज एप्टिनोडाइट्स। अगर हम क्लासिकल एग्जाम्पल की बात करें तो ये इंक्लूड करता है, एग्जाम्पल इज एप्टिनोडाइट्स। और एप्टिनोडाइट्स को बोलते हैं बेटा सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका। थोड़े से वक्त के लिए मैं फोटो डिस्प्ले करूंगा क्योंकि काफ़ी सारी मतलब काफ़ी चीज़ें तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। एप्टिनोडाइट्स और लेट्स कॉल दैट पेंगुइन और लेट्स कॉल दैट सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका। अब एप्टिनोडाइट्स के बारे में क्या याद रखेंगे? जो एप्टिनोडाइट्स होती हैं बेटा वो ग्रीगेरियस होती हैं। ग्रीगेरियस का मतलब आपने पढ़ा था, जो जल्दी से कंपनी शेयर नहीं करती, वो फ्लाइटलेस होती हैं। सो दीज आर ग्रीगेरियस। अगर पेंगुइन के बारे में बताऊं, इट्स ए ग्रीगेरियस एंड फ्लाइटलेस बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई, इट स्विम एक्चुअली, इट इज़ ग्रीगेरियस एंड फ्लाइटलेस। ठीक है बेटा। इट इज़ मेनली फाउंड इन द सी, जहाँ पानी वगैरह थोड़ा ठंडा होता है। तो इट लिव्स इन कोल्ड सी वाटर ऑफ साउथ पोल, यस या, इट लिव्स इन द कोल्ड सी वाटर ऑफ साउथ पोल, स्पेशली इन एंटार्क्टिका। लिव्स इन कोल्ड सी वाटर ऑफ साउथ पोल, स्पेशली इन एंटार्क्टिका। इसलिए इसको नाम भी दिया है हमने सी बर्ड। रिमेंबर इट इज रेफर्ड एज टू सी बर्ड ऑफ एंटार्क्टिका। ज़्यादा गर्म पानी में पेंगुइन्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा। पेंगुइन फीड कहाँ पे करता है? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज पेंगुइन फीड ऑन फिशेज। पेंगुइन स्विम कैसे करता है? उसके अंदर फ्लिपर बन जाते। देखो उसके जो फोर लिम्ब है वो तो फ्लिपर में डेवलप हो गए। हाइंड लिम्ब वॉक करने के लिए यूज़ नहीं होते हैं, तो हाइंड लिम्ब के अंदर वेब आ जाते, 4 टोज होते हैं जिनके अंदर वेब आ जाते हैं। तो इट फीड ऑन फिशेज, फीड ऑन फिशेज। जो फोर लिम्ब है दे आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर एंड हाइंड लिम्ब्स आर विद 4 वेब्ड टोज। वेब का मतलब समझते हो आप? फॉर एग्जाम्पल ये उसके 4 टोज हैं और इनके अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जो स्विमिंग में हेल्प करती है। मैंने बताया भी था आपको कि भाई जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी वेब आ जाते हैं। तो जो भी वेब है दीज आर द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन स्विमिंग। तो इनके हाइंड लिम्स में वेब होते हैं और जो फोर लिम्ब है दे आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर। अब एक और चीज़ याद रखेंगे, इनके जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है वहाँ पर ना एक बहुत ही थिक लेयर ऑफ फैट होती है। तो अ थिक लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन which help in the generation of heat, which help in the prevention of heat. लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करने के लिए स्किन के नीचे एक फैट का लेयर बन जाता है। सो अ लेयर ऑफ फैट, a layer of fat, come on, a layer of fat is present beneath the skin। और जो लेयर ऑफ फैट होता है ये प्रिवेंट करता है हीट लॉस, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। व्हेल वगैरह में आप ब्लबर पढ़ोगे, इसको ना ब्लबर कहते हैं। अभी याद रखो कि मेनली जो पेंगुइन होते हैं उनकी स्किन के नीचे भी एक फैट का लेयर डेवलप हो जाता है जो लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करता है। फिर मेल पेंगुइन के बारे में याद रखना कि मेल पेंगुइन अपने एग को इंक्यूबेट कर सकता है कुछ महीनों तक विदाउट इवन फीडिंग। कई बार एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपको ना बुक्स वगैरह में क्वेश्चन मिलेगा कि इन केस ऑफ पेंगुइन कौन अपने एग को इंक्यूबेट करता है? आंसर वुड बी मेल। सो द स्टेटमेंट वुड बी दैट मेल पेंगुइन अलोन इंक्यूबेट एग विदाउट फीडिंग अप टू 2 months। मेल पेंगुइन
alone incubate its egg without feeding for up to 2 months. For up to 2 months. तो पेंगुइन के बारे में बेटा फ्लीपर वगैरह वाला कंसेप्ट याद रख लेना, वहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं कि जो फ्लीपर होते हैं वो फोरलिम्ब के मॉडिफिकेशन से बनते हैं और वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये होगा सुपर ऑर्डर इम्पेने या फिर मैराइन और एक्वेटिक बर्ड के बारे में। देन हम पढ़ते हैं सेकंड सुपर ऑर्डर जिसका नाम होता है पैलियोग्नेथे या रेटिटे। इसके अंदर सारी आ जाएगी फ्लाइटलेस बर्ड। सेकंड सुपर ऑर्डर विच इज़ पैलियोग्नेथे और रेटिटे। और फ्लाइटलेस बर्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सेकंड सुपर ऑर्डर ऑफ सब क्लास ऑर्निथिस इज पैलियोग्नेथे और रेटिटे। पैलियोग्नेथे या रेटिटे जो होता है इसके अंदर आते हैं फ्लाइटलेस बर्ड। इट इंक्लूड्स फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है बच्चों, अब फ्लाइटलेस बर्ड के क्या क्या फीचर होते हैं पहले तो ये सुन लो। फ्लाइटलेस बर्ड जो होते हैं दे आर लार्जर इन बॉडी साइज, दे हैव अ लार्ज एंड मैसिव बॉडी। अ लार्ज एंड मैसिव बॉडी इज प्रेजेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसे याद रख लेंगे। अ लार्ज एंड मैसिव बॉडी, इनके बॉडी की अगर बात करें, बॉडी इज लार्ज एंड मैसिव, इसलिए फ्लाई वगैरह भी नहीं करते क्योंकि बॉडी साइज ज़्यादा हो गया है। नॉर्मल सा है ना कि जिनका बॉडी साइज कम होता है दे कैन रन वेरी फास्ट। एथलीट वगैरह को आपने देखा होगा, दे आर वेरी फिट। अच्छा, फ्लाइट नहीं करते तो विंग्स के बारे में क्या ख्याल है? विंग्स क्या तो इनके पास रिड्यूस होते हैं या एब्सेंट होते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई बट दे आर एबल टू रन वेरी फास्ट। तो विंग्स आर either reduced or absent. They can run very fast but they are not able to fly. That's why the name flightless bird. कील होगी अटैचमेंट ऑफ स्टर्नम के लिए? आंसर इज नो। इनका जो स्टर्नम होता है वो राफ्ट शेप हो जाता है, फ्लैट हो जाता है थोड़ा सा। तो स्टर्नम इज फ्लैट एंड इट इज विदाउट कील। स्टर्नम इज राफ्ट लाइक, फ्लैट होता है लाइक ए राफ्ट, एंड लेग्स अ कील। वैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है पहले, अ कील, पाइजोस्टाइल, फर्क्यूला एंड साइरिंग्स दे ऑल आर एब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड। कील, पाइजोस्टाइल, फर्क्यूला एंड साइरिंग्स दे ऑल आर एब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड। तो राफ्ट जैसा स्टर्नम होता है वो कील नहीं होता, इनके पास पाइजोस्टाइल भी नहीं होता, इनके पास साइरिंग्स भी नहीं होता, इनके पास फर्क्यूला भी नहीं होता, ये पहले मेंशन किए हुए हैं। इवन इनके पास ऑयल ग्लैंड भी नहीं होते। सो ऑयल ग्लैंड, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ ऑयल ग्लैंड? प्रीन ग्लैंड। अदर नेम यूरोपाइजल ग्लैंड, दे आर आल्सो एब्सेंट। सो क्या क्या एब्सेंट होगा बच्चों? ऑयल ग्लैंड नहीं होगा, पाइजोस्टाइल नहीं होगा, कील नहीं होगा, साइरिंग्स नहीं होगा, फर्क्यूला नहीं होगा। क्या चीज़ होती है? कॉपुलेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड। और कुछ फ्लाइटलेस बर्ड में तो यूनिब्लेडर भी होता है। बताता रिया अमेरिकाना इज द ओनली बर्ड इन दिस वर्ल्ड विच इज हैविंग यूनिब्लेडर। सो कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ पीनिस इज प्रेजेंट इन मेल्स। ऑर्गन is present in males and few of flightless bird have urinary bladder as well. Few of them are with urinary bladder. तो बच्चों ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा फ्लाइटलेस बर्ड के। आपको याद रखना है कि मैसिव बॉडी होता है, वो फ्लाई नहीं कर पाते, बहुत तेज रन कर सकते हैं, कील नहीं होता, जो फ्लाइट एडेप्टेशन है वो उनके पास नहीं होते हैं। और इनके पास ऑयल ग्लैंड भी नहीं होती, जो बता देना वो लुब्रिकेट करता है फीदर को। अच्छा, टाइप ऑफ फीदर भी बता दूंगा मैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ क्लासिफिकेशन।
कोपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल में और कुछ में यूनिब्लेडर भी होता है। इज दैट क्लियर? ये याद रखना है, फ्लाइटलेस बर्ड का जो स्टर्नम वो फ्लैट होता है, उसके पास कील नहीं होता है, तो बता दिया। अब वन बाय वन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शुतुरमुर्ग या श्रुथियों का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ऑस्ट्रिच के बारे में। तो 4-5 फ्लाइटलेस बर्ड के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे इन अवर फर्स्ट लेक्चर, उन्हीं को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फोटो वगैरह देख लेते हैं एक दो की, और थोड़े से डिटेल उनके पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आज इस लेक्चर में बर्ड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, फिर हमारे पास बस एक क्लास बचेगा, डेट वुड बी क्लास ममेलिया, और उसके 2-3 लेक्चर हम पढ़ेंगे एंड देन आवर सिलेबस वुड बी ओवर, नॉट सिलेबस, आवर चैप्टर वुड बी ओवर फाइनली। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड, पहला जो एग्जाम्पल आप पढ़ने वाले हैं बच्चों, डेट इज स्ट्रूथियो, डेट इज स्ट्रूथियो। ओके, एनी आइडिया व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ स्ट्रूथियो? मैं ये वाला पार्ट ऑफ बॉडी यूज करता हूँ। द कॉमन नेम ऑफ स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, और उसको बोलते हैं अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। ये मेनली अरबिया और अफ्रीका में मिलता है। यस, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, और लेट्स कॉल इट कैमल बर्ड, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, और लेट्स कॉल दैट कैमल बर्ड। अलग अलग नाम है बेटा ये, ठीक है। अब ऑस्ट्रिच के बारे में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शुतुरमुर्ग। इन केस ऑफ हिंदी दैट इज कॉमनली नोन एज शुतुरमुर्ग, MURG। तो शुतुरमुर्ग और कैमल बर्ड और अफ्रीकन ऑस्ट्रिच इज द कॉमन नेम ऑफ स्ट्रूथियो। अब स्ट्रूथियो के फीचर्स सुनो आप, क्या क्या फीचर होते हैं स्ट्रूथियो में। पहला, ये लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है मॉडर्न पीरियड का। इट इज अबाउट 8 फीट इन हाइट। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑफ modern period. It is having a height of up to 8 feet. कई बार क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, which is the largest living bird of modern period? Answer to that question would be स्ट्रूथियो। देन बच्चों आप याद रखना, इसकी जो आइज होती है वो किसी भी लैंड एनिमल में सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट आइज, इट बियर लार्जेस्ट आइज ऑफ एनी लैंड एनिमल। एग भी सबसे बड़े होंगे, वो भी हम मेंशन कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा लिविंग बर्ड है मॉडर्न पीरियड का। लार्जेस्ट आई होती है। इट कैन रन वेरी फास्ट, इट कैन रन अप टू ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। इसके जो फीट होते हैं उसमें 2 अनइक्वल टोज होते हैं, और उनके साथ साथ पैड भी होते हैं। बिकॉज टोज आर प्रोवाइडेड विद पैड, इट कैन रन वेरी फास्ट। इट कैन रन अप टू ए स्पीड ऑफ 60 kilometers per hour. Toes are provided with pads. Because toes are provided with pads, it can run very fast. मैंने बताया भी था, शायद पैड वगैरह का डिस्कशन हुआ था इन केस ऑफ रेप्टाइल जो थे ना, हेमिडेक्टाइलस, उसमें भी बताया था कि भाई जो टोज है वो प्रोवाइडेड होते उससे पैड से। इसके जो दोनों पैर होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं। टोज भी नहीं, जो दोनों टोज होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं। तो ईच फुट बियर 2 अनइक्वल टोज विच आर प्रोवाइडेड विद पैड एंड दैट हेल्प इन रन वेरी फास्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक याद और रख लेना कि जो ऑस्ट्रिच होता है, इट कैन स्वैलो स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स को निगल लेता है, जो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो ये पिजन में भी पढ़ेंगे हम कि अपने गिजर्ड के अंदर वो छोटे छोटे स्टोन रखता है। So it can swallow small stones which can help in which aid in the digestion of vegetable matter. Can swallow small stones which aid in digestion of vegetable matter. ठीक है बेटा।
ऑलराइट। देन जो मेल्स होते हैं उनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन होता है और इसके मेल्स पॉलीगैमस होते हैं। पॉलीगैमस का मतलब होता है कि एक मेल जब खूब सारी फीमेल की कंपनीज शेयर करता है वो पॉलीगैमस एनिमल होते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट ले एग करता है, लार्जेस्ट एग प्रोड्यूस्ड बाय एनी बर्ड इज लेड बाय ऑस्ट्रिच। जो मेल्स होते हैं वो इंक्यूबेट करते हैं एग को और मेनली ये पाया जाता है इन द डिजर्ट ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया। तो एक और फीचर इसका, जो मेल होते हैं उनके पास पेनिस होता है, वो पॉलीगैमस होते हैं, वो इंक्यूबेट करते हैं एग, बहुत ही कहते हैं सोबर टाइप मेल होते हैं, इंक्यूबेट एग्स, एंड दिस बर्ड इज फाउंड इन डिजर्ट ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया। ठीक है बेटा, ये हो गए फीचर ऑफ स्ट्रूथियो। सो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच और कैमल बर्ड, largest living bird, largest eye, largest egg, can run due to the presence of pads, is polygamous and swallow small stones। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं रिया अमेरिकाना के बारे में, जिसको हम अमेरिकन ऑस्ट्रिच भी बोलेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो फ्लाइटलेस बर्ड का पढ़ेंगे। अब मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके जो मैं बताया वो भी वही एक बार रिवाइज करके एक एक लाइन बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में जाके तो इट वुड बी वेरी difficult to complete this lecture। So रिया अमेरिकाना, देखो रिया अमेरिकाना जो होता है वो मेनली शतुरमुर्ग के जैसा ही होता है, बस ये साइज में थोड़ा छोटा होता है। तो रिया अमेरिकाना, जिसके हम व्हाट आई एम राइटिंग हियर, रिया अमेरिकाना, जिसका दूसरा नाम होता है बेटा अमेरिकन ऑस्ट्रिच। अब इसके बारे में सुने आप, इसकी जो हैबिट होती है इसको बोलते हैं अमेरिकन ऑस्ट्रिच, टू बी वेरी स्पेसिफिक इट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका, तो लेट्स कॉल दैट साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच। अब इसके बारे में दो चार बातें याद रखें कि इसकी जो हैबिट होती है वो ऑस्ट्रिच के जैसी होती है। इट इज़ वेरी मच कॉमन विद इन हैबिट, लाइक पॉलीगैमस ये भी होता है, जो हैबिट उसकी थी रनिंग वगैरह एंड ऑल द थिंग। इसमें फ़र्क ये होता है कि स्मॉलर इन साइज़ है, वो लार्जर इन साइज़ था। इसके जो 3 क्लॉज होते हैं, इसके जो फुट होते हैं उसके ऊपर 3 क्लॉज होते हैं, राइट। एक अपीयरेंस में फ़र्क याद रख लेंगे कि जो ऑस्ट्रिच होता है जो आपने पढ़ा था उसका हेड और नेक नेक्ड होता है, उसके ऊपर फैदर वगैरह नहीं होते। इसके हेड और नेक पे फैदर होते हैं। इट इज़ हैविंग feathers on its head and neck, जबकि स्ट्रूथियो का जो हेड एंड नेक होता है वो नेक्ड होता है, उसके अंदर फैदर वगैरह नहीं होते हैं। मेल इसके भी पॉलीगैमस होते हैं एंड दैट इज़ द ओनली बर्ड विच इज़ हैविंग ए यूनिब्लेडर। तो रिया अमेरिकाना और स्ट्रूथियो में ज़्यादा फर्क नहीं है, साइज़ का फ़र्क है। और दूसरा जो फ़र्क होता है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ फेदर ऑन हेड एंड नेक, अदरवाइज सारी हैबिट एक जैसी है। तीसरा जो फ़र्क होता है वो इनके अकरेंस में होता है। ये अमेरिका साउथ अमेरिका में मिलता है, वो अफ्रीका और अरेबिया में मिलता है। ठीक है बेटा, फिर पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कीवी और एप्टिनोडाइट्स। कीवी और एप्टिनोडाइट्स नहीं, एप्टेरिक्स। कीवी का साइंटिफिक नेम होता है एप्टेरिक्स। अब कीवी के बारे में कुछ बातें सुन लो। नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड इज़ कीवी। कीवी याद है ना, न्यूजीलैंड वालों को कीवीज़ कहते हैं। तो एल्बेलम का मतलब होता है प्रतीक। तो नेशनल एल्बेलम बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड इज़ कीवी। इट इज़ नेशनल एल्बेलम बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। अब कीवी के बारे में दो चार बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, और शायद इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। मैंने बताया था इनकी आइज़ के अंदर पैक्टिन नहीं होता है, अकेली ऐसी बर्ड है जिसके आई के अंदर पैक्टिन नहीं होता है। अब आप नोट कर सकते हो को करना है, मैं ये चीज़ नहीं लिखने वाला जो पहले बता दी है। तो आई साइट पुअर होगी। क्यों आई साइट पुअर होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पैक्टिन। अब आई साइट पुअर हो जाता है, उसको
ओवरकम करने के लिए इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही शार्प होता है और इनकी जो हियरिंग पावर है डेट इज़ वेरी शार्प। लिख लो यार खुद। दे आर हैविंग अ पुअर आई साइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पैक्टिन। सेंस ऑफ स्मेल इज गुड सेंस ऑफ स्मेल, गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड एक्यूट हियरिंग। ठीक है बेटा। देन कीवी के बारे में याद रखेंगे, ये अपने जो भी प्रे होती है मेनली वॉर्म के ऊपर फीड करती है, तो मेनली जो इनके प्रे होते हैं उसको ये आर्म से डिटेक्ट कर लेती है बाय इट्स बीक। दे आर हैविंग ए वेरी सेंसिटिव बीक, और वो स्मेल करके कर लेती है। तो सेंस ऑफ स्मेल अच्छा है, वो अपने प्रे वगैरह को भी स्मेल करके आराम से फाइंड आउट कर लेती है। देन अगर सवाल पूछा जाए पूरे बर्ड के अंदर सबसे सेंसिटिव बीक किसके पास होती है, आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी कीवी। They are having the most sensitive beak among the bird and they can detect their prey from the ground as well। जो भी उनके worm वगैरह होते हैं जो जिनके ऊपर वो फीड करते हैं, वो अपनी सेंसिटिव बीक से उनको ज़मीन के अंदर से ढूंढ के ले आते हैं। ज़मीन के अंदर तो नहीं, ज़मीन के ऊपर से ही ढूंढते हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है बेटा। और आप याद ये भी रखेंगे जो कीवी होता है उसके पास ना पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक फीदर होती हैं। वर्थ मेंशनिंग हियर, इट हैज़ hair like feather on its body। Is that clear? Does it make a sense? Next, फिर आपको याद रखना है about the size। जो कीवी होता है वो अपने बॉडी के साइज के हिसाब से सबसे बड़ा एग ले करती है। तो अगर सवाल पूछा जाता है with respect to the proportion of body size which bird lay the largest egg, answer to that question should be kiwi। So the bird kiwi, it lays the largest egg with the proportion of body size। सबसे छोटी flightless bird कौन सी होती है, answer would be kiwi। It is the smallest flightless bird। Then इनके बारे में एक और स्टेटमेंट याद रख लेना कि इनके जो मेल्स होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं। मेनली जो नेस्ट बिल्डिंग है that has been done by males, और मेल्स ही एग को इंक्यूबेट करते हैं। तो बर्ड के अंदर ट्रेंड थोड़ा अलग हो जाता है। जनरली पेरेंटल केयर कौन शो कर रहा था, फीमेल्स, पर बर्ड के अंदर जो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ आपको, मेनली उसमें जो मेल्स होते हैं वही इंक्यूबेट करते हैं एग। तो मेल एक या एक से ज़्यादा एग के ऊपर बैठ जाता है और उनको इंक्यूबेट करता रहता है। तो मेनली कीवी के बारे में 5-6 बातें। नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड होती है, नेशनल एल्बेलम है, पुअर आईसाइट होती है, सेंसिटिव बीक होती है, एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग होता है, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, पूरे बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, और मेल जो है वो इंक्यूबेट करता है एग और वो बनाता है नेस्ट। ये हो गया बेटा कीवी के बारे में। देन और कौन से फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जांपल बताया था मैंने आपको, आई गेस मैंने आपको बताया था ईमू। यस, ईमू के बारे में बताया था। ईमू का साइंटिफिक नेम बताया था ड्रोमियस। नेक्स्ट इज ड्रोमियस और ईमू। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप, इनके एग्जाम्पल वगैरह भी याद रख लोगे अगर 1-2 करेक्टर के साथ, तो वो इनफ होगा। नेक्स्ट इज ड्रोमियस और ईमू। अच्छा, अगर साइज की बात करें, आपसे पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा होता है, या सेकंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है, आंसर इज ईमू। और ईमू मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में। इट इज सेकंड largest bird and that is confined to Australia only, confined to Australia only। तो लार्जेस्ट बर्ड अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रेलिया। और जो रिया अमेरिकन है उसका हम साइज वगैरह को डिस्कस नहीं करते हैं, मतलब लार्जेस्ट की लिस्ट में नहीं आता, वो काफ़ी छोटा होता है ऑस्ट्रिच से। तो देन बच्चों ईमू जो होता है वो मोनोगैमस होता है। Important thing to mention here, it is invariably monogamous, invariably monogamous। देन ईमू के बारे में एक बात और याद रख लेना कि जो ईमू में भी उनके जो मेल्स होते हैं दे लुक आफ्टर द यंग वन। इन केस ऑफ ईमू मेल्स आल्सो लुक आफ्टर यंग वन। तो ईमू मोनोगैमस होता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है। 3-4 चीज़ें याद रखनी है। फिर एक और बताया था मैंने आपको कैसोवेरी के बारे में। जो कैसोवेरी होता है दैट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड।
कैसोवेरी, साइंटिफिक नेम भी बताया था उसका, द साइंटिफिक नेम वाज कैस ऑरियस, द साइंटिफिक नेम ऑफ कैसोवेरी वाज कैस ऑरियस। तो कैसो ऑरियस और कैसोवेरी, कैसो ऑरियस और लेट्स कॉल दैट कैसोवेरी। जो कैसोवेरी होता है दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट बर्ड, थर्ड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। कैसोवेरी इज थर्ड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। अच्छा, कैसोवेरी के जो मेल्स वगैरह होते हैं ना, वो अटैक भी कर देते हैं ह्यूमन के ऊपर, ये भी याद रख लेना। कैसोवेरी के अगर बारे में बात की जाए, मेनली कहाँ मिलता है? कैसोवेरी इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कैसोवेरी इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, आसपास के आइलैंड एज वेल एज न्यू गिनिया। तो जो न्यू गिनिया जगह है इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, वहाँ पर मिलता है कैसोवेरी। सो इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया and nearby island and adjacent island। ठीक है बेटा, ये ज़्यादातर रात के वक्त बाहर निकलते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं। दे आर मेनली शाय इन नेचर एंड दे आर नॉक्टर्नल। द थिंग विच वर्थ मेंशनिंग हियर इज कि जिनके ओल्ड मेल्स होते हैं, दे कैन अटैक the human being when they are provoked। the old male can attack the human being if they are provoked। ये हो गया आपका फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में। ये 4-5 एग्जांपल याद रख लेना बच्चों फ्लाइटलेस बर्ड के। फिर लास्ट वाला आता है फ्लाइट बर्ड। तो लास्ट सब ऑर्डर आएगा दैट वुड बी द सब ऑर्डर जिसके अंदर ऐसी बर्ड्स को इंक्लूड किया है आपने जो फ्लाई कर सकती हैं, और इनके क्विक रिविजन ऑफ एग्जाम्पल एंड क्विक रिविजन ऑफ देयर कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। वो सब ऑर्डर जिसके अंदर फ्लाइट वाली बर्ड आती है उसको बोलते हैं नियोग्नेथे। इसका नाम था पैलियोग्नेथे और उसका नाम होता है नियोग्नेथे कैरिनेटा। सब ऑर्डर नियोग्नेथे और कैरिनेटा। रेटिटे इज द नेम ऑफ सब ऑर्डर जिसमें फ्लाइटलेस बर्ड आती है, और कैरिनेटा इज द नेम ऑफ सब ऑर्डर जिसमें फ्लाइट बर्ड आती है। तो इस ऑर्डर में वो कौन सी बर्ड है, उनका स्मॉल साइज होता है। दे आर द वन, दिस ऑर्डर इंक्लूड द बर्ड ऑफ स्मॉल साइज ऑफ मॉडर्न एरा, include the birds of small size of modern era। तो जितनी भी स्मॉल साइज की फ्लाइंग वाली बर्ड है मॉडर्न एरा की, वो कहाँ पे आपने कर दिए हैं? दे हैव बीन क्लासिफाइड इन कैरिनेटा। विंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, नो फन इन टेलिंग। पाई जो स्टाइल होता है, स्टर्नम के अंदर कील होता है, टेल के पास प्रीन ग्लैंड होता है, बात करने के लिए इनके पास साइरिंग्स होता है, यूनिब्लेडर इनके पास नहीं होता, कॉपुलेटरी ऑर्गन इनके पास नहीं होता। ये सारे कैरेक्टर्स मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम हियर। मैं डायरेक्टली कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, डायरेक्टली कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। तो शुरुआत करते हैं बेटा, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? आंसर इज पीकॉक। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक? पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस, इट इज मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ना दिखाऊं मोर डायग्राम्स वगैरह, अब मैं और नहीं दिखा रहा हूँ, बस बहुत हो गया, ठीक है। पैवोक्रिस्टेटस इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में ये याद रख लेना, इट इज पॉलीगैमस इन नेचर। आप लिख लो, जो पैवोक्रिस्टेटस होता है डेट इज पॉलीगैमस इन नेचर, और जो उनका मेल होता है वो एक सेक्सुअल डिस्प्ले परफॉर्म करता है बिफोर द कॉपुलेशन। आपने देखा होगा जब बारिश वगैरह होती है तो वो अपने पंख वगैरह को कैसे फैला लेते हैं। तो जो मेल से वो एक सेक्सुअल डिस्प्ले, सेक्सुअल डांस करता है बिफोर कॉपुलेशन, और पॉलीगैमस होते हैं, ये याद रख लेना। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको वहाँ भी मेंशन किया था, एक ऐसी बर्ड जो एंडेंजर्ड है, उसके मीट के लिए उसको हंट किया जाता था, वो स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान होता है, उसका नाम था शोरियाइटिस नेग्रिसेप्स।
और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? शोरियोइटिस नेग्रिसेप्स, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसके बारे में ये याद रख लेना बच्चों के ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, जो पहले ही मेंशन कर चुका हूँ मैं। इसकी हंटिंग की वजह से इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और ये हाईली एंडेंजर्ड बर्ड है। तो हाईली एंडेंजर्ड बर्ड आंसर वुड बी शोरियोइटिस नेग्रिसेप्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इज दैट क्लियर? देन कोयल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल वुड बी यूडाइनमिस, डायनामिस, मिस डायना ही कह देते, मिस डायना, यूडाइनमिस और कोयल। एक और नाम होता है कोयल को, नाम कॉमन लैंग्वेज में कोकिला भी कहते हैं। कोयल को कॉमन लैंग्वेज में कोकिला भी कहते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसकी जो फीमेल होती है वो जनरली शांत होती है, सिर्फ ब्रीडिंग सेशन में ही बोलती है। और जो आपको कोयल की आवाज़ आती रहती है वो कू 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 वाली, वो ना मेनली मेल की आवाज़ आती है। तो जो मेल होता है वो कू 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 करता है, जो फीमेल होती है वो किक 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 करती है। वो जनरली शांत रहती है और सिर्फ ब्रीडिंग सेशन में ही बात करती है। ये एक ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती है और अपने एग्स को ले करती है इन द नेस्ट ऑफ क्रो। तो ये नेस्ट पैरासिटिज्म शो करती है। इट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट एंड लेज हर एग in the nest of crow. So I can say they show nest parasitism. They are parasite on the nest of crow. Lays its egg on in nest of crow. सवाल पूछा जाता है बहुत बार। हम आगे मैं आपको बताऊंगा, क्रो ना फोस्टर मदर की तरह काम करता है कि इनके यंग वन को जो क्रो की फीमेल है वही फीड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना बच्चों के, ये वो बर्ड है जो अपना नेस्ट वगैरह नहीं बनाती है। रात के वक्त बहुत ही मधुर वाणी में ये गाने वगैरह सुना सकती है आपको। तो इंडियन नाइट इंगेल का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो यूडाइनमिस वुड बी द आंसर। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन नाइट इंगेल, इंडियन नाइट इंगेल, ड्यू टू इट्स दैट स्वीट साउंड, राइट। तो ये याद रख लेना यूडाइनमिस के बारे में। तो आपके यहाँ पर 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम पढ़ने वाले हैं, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट पैरट ऑफ सिटाकुला, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिटाकुला or parrot. They are not good flyers by the way, they can fly. अच्छा, इसके बारे में याद रखना, इसका जो अपर बीक होता है वो कर्व्ड होता है और मूवेबल होता है। अपर बीक इज कर्व्ड एंड मूवेबल, और इसका जो लोअर बीक होता है वो फिक्स्ड होता है, वो इमूवेबल होता है। लोअर बीक इज इमूवेबल। इट कैन इमिटेट द ह्यूमन स्पीच, मिठू मिठू, राइट। तो आपने देखा भी होगा कि दे कैन ईजिली इमिटेट द ह्यूमन स्पीच। अच्छा, इनके काटने से ना एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं सिटाकोइसिस, एंड समटाइम्स सिटाकोइसिस कुड बी फैटल एज वेल इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड। तो सिटाकोइसिस इज अ डिजीज विच कैन बी ड्यू टू द बाइट ऑफ सिटाक्यूला। सिटाकोइसिस इट्स अ इन्फेक्शन विच इज मेनली ड्यू टू द बाइट ऑफ पैरट ऑफ सिटाक्यूला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पिजन के बारे में पढ़े। कोलंबा लीविया, द ब्लू रॉक पिजन, कोलंबा लीविया, और लेट्स कॉल दैट ब्लू रॉक पिजन। ठीक है, अब देखो पिजन के बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक पिजन का जो क्रॉप होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, उसके अंदर ग्लैंड आ जाता है, वो अपने यंग वन के लिए फीड वगैरह निकाल लेता है। पिजन भी जनरली ऑमनीवोरस होते हैं। जो ब्लू रॉक पिजन है दे आर जनरली ऑमनीवोरस इन नेचर। ठीक है, फिर अगर इनकी सोशल लाइफ के बारे में बात करें, ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं होते हैं।
रहते ग्रुप में पर ऐसे कि एक दूसरे के साथ वो ना मेनली कॉलोनियल होते हैं पर सोशली इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, तो हम ग्रीगेरियस वर्ड यूज़ कर लेते हैं पिजन के लिए। जो पिजन होते हैं दे ऑलवेज कंटेन स्मॉल पीस ऑफ स्टोन इन देयर गिजर्ड विच हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड और क्रशिंग ऑफ फूड। तो ये मैंने ऑस्ट्रिच के केस में भी आपको मेंशन कर दिया था। पिजन जो है वो मोनोगेमस होते हैं, यंग वन को दोनों फीड करते हैं, और उनका जो फीकल मैटर होता है डेट एक्ट एज ए गुड मैन्यूर फॉर देयर सॉइल और फर्टिलाइजर। तो पिजन के बारे में 4 बातें। इट इज़ ए ग्रीगेरियस ऑमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। इसके गिजर्ड के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स, ये मोनोगेमस होता है, इसका जो फीकल मैटर है वो एज ए मैन्यूर यूज़ होता है। अच्छा याद रखना, बर्ड्स वगैरह का जो यूरिन होता है वो सॉलिड होता है, वो यूरिक एसिड एलिमिनेट करती रहती है। तो विच ऑफ द एनिमल प्रोड्यूस ए सॉलिड यूरिन, आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी बर्ड। ठीक है बेटा इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर वल्चर की बात कर लेते हैं, गिद्ध। द साइंटिफिक नेम ऑफ वल्चर इज नियोफ्रन। द साइंटिफिक नेक्स्ट जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे डेट इज नियोफ्रन और गिद्ध के बारे में। लेट्स कॉल दैट वल्चर, राइट। जो वल्चर होते दे कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। वी ऑल नो दैट दे कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई फॉर मेनी आवर्स। देयर इज नो फन इन टेलिंग दिस थिंग। वल्चर अपना नेस्ट बनाते हैं एट द टॉप ऑफ ट्रीज। अगर वल्चर के नेस्ट वगैरह के बारे में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे दे एक्चुअली मेक देयर नेस्ट एट द टॉप ऑफ ट्रीज। दोनों जो सेक्सेस होते हैं पेरेंटल केयर शो करते हैं, मेल वल्चर एज वेल एज फीमेल वल्चर बोथ शेयर्स पेरेंटल केयर, एंड वल्चर एक्ट एज ए नेचुरल स्कैवेंजर। वल्चर एक्ट एज ए नेचुरल स्कैवेंजर। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, आपके घर के आसपास आता रहता है, जिसको ज़्यादा आप शुभ वगैरह नहीं मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्रो, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो? कॉर्वस स्प्लेंडस। कॉर्वस स्प्लेंडस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो। कॉर्वस स्प्लेंडस इस साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो। तो मैं ना ज़्यादा चीज़ें ना लिख के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मेंशन करते जा रहा हूँ। जैसे क्रो में मैं आपको फोस्टर मदर के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्रो के बारे में याद रखेंगे भाई, क्रो जो है वो ओमनिवोरस होता है। जो फीमेल होती हैं वो जनरली छोटी होती हैं साइज़ में देन मेल्स। देन कुछ कोयल आके अपने एग को प्लेस कर देती इन द नेस्ट ऑफ क्रो, और क्रो उनके एग को टेक केयर करता है, उनके यंग वन को फीड करता है। तो हम फीमेल क्रो के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फोस्टर मदर, या सिंपली क्रो के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फोस्टर मदर। और किसके लिए फोस्टर मदर है ये? फॉर द यंग वन ऑफ फोस्टर मदर, फॉर यंग वन ऑफ कोयल। 3 इडियट्स का अगर वो सीन याद हो, जब वायरस पहले स्पीच दे रहा होता है तो वो मेंशन भी करता है कि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो मुझे लगता है आप ज़्यादा फिल्में वगैरह नहीं देखते हैं बच्चों, ठीक है। देन जो क्रो होता है वो मेनली लोकस्ट वगैरह के ऊपर फीड कर लेता है। तो आपके जितने भी इंजीरियस इंसेक्ट हैं या लोकस्ट हैं उनके ऊपर फीड कर लेगा, तो वैसे तो ये आपके फ़ायदेमंद है, पर ये आपकी फसलों को, आपके घर के फलों को, आपके खाने को भी कंटामिनेट कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा इसका होना अच्छी बात नहीं है। फिर नॉर्मली जो आपके पास बच्चे स्पैरो होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है पैसर डोमेस्टिकस। जो स्पैरो होती है आपकी, जिसका कॉमन सेलिज्म वाला रिलेशन है ह्यूमन के साथ, उसको बोलते हैं पैसर डोमेस्टिकस। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पैसर डोमेस्टिकस, और लेट्स कॉल दैट स्पैरो। इसमें मेंशन कर देंगे दे शोज कॉमन सेलिज्म रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग। दे शोज कॉमन सेलिज्म रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग। ठीक है बेटा। फिर और कौन सा बचा है? अच्छा, एक और बर्ड के बारे में आपको मैं बताऊं, उसका नाम होता है एल्बाट्रॉस। अब जो एल्बाट्रॉस है वो ना कई कई घंटे तक आसमान में उड़ सकती है अपने विंग्स को बिना हिलाए। तो अगर आपसे पूछा जाए द बर्ड विच इज हैविंग द लार्जेस्ट विंग, आंसर वुड बी एल्बाट्रॉस। द बर्ड विच इज हैविंग द लार्जेस्ट विंग, आंसर वुड बी एल्बाट्रॉस। और एल्बाट्रॉस का साइंटिफिक नेम होता है डायोमीडिया। सो डायोमीडिया और एल्बाट्रॉस, इट इज हैविंग द लार्जेस्ट विंग इन ऑल द फ्लाइंग बर्ड। जो सबसे लार्जेस्ट विंग होते हैं वो किसके पास होते हैं? एल्बाट्रॉस के पास होते हैं।
और कई कई घंटे तक अपने विंग्स को बिना हिलाए हवा में उड़ सकती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए विच बर्ड इज नोन एज मास्टर ऑफ एयर और मास्टर ऑफ फ्लाइट, आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी एल्बाट्रॉस। इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ एयर और मास्टर ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, और अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, एक बर्ड होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमिंग बर्ड, हेलेना। हेलेना और ह्यूमिंग बर्ड। अब ये जो ह्यूमिंग बर्ड है बेटा, ह्यूमिंग बर्ड, इसको स्मॉलेस्ट बर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में बात करें तो आप की भी आंसर कर देंगे। स्मॉलेस्ट बर्ड फ्लाइंग बर्ड में काम बात करेंगे तो वो ह्यूमिंग बर्ड होगा, स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। इसके बारे में ये भी याद रख लेना, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जो है वो फ्लाई कर सकती है। अगर आप इसके साइज़ वगैरह के बारे में बात करें तो 3-4 इंच का ही होता है। इट इज़ ओनली 3-4 सेंटीमीटर इन साइज, ओनली 3 to 4 सेंटीमीटर इन साइज, एंड इट कैन फ्लाई forwardly as well as it can fly backwardly. It is found in Cuba. This thing is important to mention here. It is found in Cuba. वैसे तो ये हेलीकॉप्टर की तरह भी उड़ सकती है। So a bird which can fly both in forward direction and backward direction, answer to that question would be humming bird. A bird which can fly in forward and backward direction, answer to that question should be humming bird. अब एक ऐसी बर्ड के बारे में मेंशन कर देता हूँ बेटा जो पॉइजनस होती है। एक ऐसी बर्ड जो पॉइजनस होती है, द नेम ऑफ दैट बर्ड इज पिटुहुई, या इसको पठुआ भी कहते हैं। पिटुहुई और पठुआ और माइक्रोपोडस और पिटुहुई और लेट्स कॉल इट पठुआ, दैट इज द बर्ड। अगर मैं बोलूँ द ओनली बर्ड विच इज पॉइजनस, विच इज एक्चुअली विनोमस, that is your पिटुहुई और पटुआ। ठीक है, so Micropodus, पिटुहुई और पटुआ, that is the poisonous bird which is found in New Guinea. Poisonous bird found in New Guinea। गुइनिया क्या पढ़ोगे आप उसको, जो भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये याद रख लेना बच्चों की कौन सी पॉइजनस बर्ड होती है, आंसर इज माइक्रोपोडस। एक और बर्ड के बारे में याद आ रहा है जो सबसे तेज उड़ सकती है, जापान में वो मिलती है, उसको बोलते हैं स्पाइनी टेल शिफ्ट। स्पाइनी टेल शिफ्ट और हिरुंडापस, स्पाइनी, बस ये लास्ट एग्जांपल, राइट, टेल शिफ्ट और हिरुंडापस, that is the fastest flying bird. Spiny tail shift or Hirundapus is the fastest flying bird which is found in Japan. शिफ्ट कार के बारे में, शिफ्ट का नाम यहीं से लिया उन्होंने शायद, ठीक है। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड फाउंड इन जापान। ये हो गया बेटा आपकी फ्लाइंग वाली बर्ड्स के एग्जाम्पल। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं 5 मिनट और आपके लेना चाहूँगा और आपको टाइप ऑफ फीदर बता देता हूँ, फिर बर्ड्स की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। सो बर्ड्स के पास अलग अलग तरह के फीदर होते हैं। क्विल्स क्या होते हैं, रेमिजीज क्या है, रेड ट्राइसिस क्या है, डाउन फीदर कौन से हैं, कोवर्ट कौन से हैं, काउंटूज कौन से हैं, देन प्लूम्यूल कौन से हैं, ये 5-6 तरह के फीदर हैं। मैं नाम और इनकी पोजीशन बता दूंगा, वो काफ़ी होगा आपको याद रखना। तो जस्ट कीप पेशेंस एंड गिव मी 5-6 मिनट मोर, देन द क्लास वुड बी ओवर। टाइप ऑफ फीदर्स, लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फेदर। देखो, जब हम टाइप्स ऑफ फेदर की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा फेदर होता है उसको बोलते हैं क्विल्स। जो फर्स्ट टाइप ऑफ फेदर आप याद रखेंगे, नेम ऑफ दैट फेदर इज क्विल्स। सो क्विल्स आर द लार्जेस्ट फेदर which are present in birds and they are most important in flight. So largest and most important feather for flight is quill.
ठीक है। अब कोई ना दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो टेल के ऊपर है या डिपेंडिंग अपॉन वो विंग्स के ऊपर है। कोई सा फर्दर ऑफ टू टाइप, आइदर ऑन द विंग्स और आइदर ऑन द टेल्स। जो विंग्स के ऊपर होते हैं वो होते हैं रेमेजेस, और जो टेल्स के ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं रिट्राइसिस। तो T4 टेल, T4 रिट्राइस, M एंड W का रिलेशन बना देना उल्टा सीधा करके, ठीक है। तो रेमेजेस वो होते हैं जो विंग्स पर होते हैं, M का उल्टा इज W, तो ये याद रह जाएगा। या फिर रेट्राइसिस जिसमें T है वो टेल पर है, ऐसा कोई जिसके नाम में T आता है डेट इज प्रेजेंट ऑन टेल। तो जो विंग्स के ऊपर होते हैं दे आर रेमेजेस, जो प्रेजेंट होते हैं आपके टेल के ऊपर उनको बोलते हैं रेट्राइसिस। तो क्विल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द लार्जेस्ट फीदर, ठीक है। अब जो बेस ऑफ क्विल के पास होता है वो फीदर जो बेस ऑफ क्विल के पास होता है, जो गैप बच जाते हैं बेस ऑफ क्विल पर, उनको फिलअप करता है, उनको बोलते हैं कोवर्ट। फॉर एग्जाम्पल ये एक फीदर है, डेट्स ए फेदर हेयर, और ये बेस ऑफ क्विल है यहाँ पर। अब ये एक का बेस, ये दूसरे का बेस, ये तीसरे का बेस, इसमें बेस में जो भी गैप बच गया है उसको फिल करने के लिए जो यहाँ पर फेदर्स होते हैं इनको बोलते हैं कोवर्ट्स। So second type of feather would be covert, and covert are present at the base of quill and they fill the gap present at the base of quill, present at the base of wings on tail and present on the base of feather at tail and wings. So second is covert. Second is coverts. इनके बारे में आप याद रख लेना, they are present at base of quills on tail and wings। तो अगर सवाल पूछा जाए which of the feather fill up the gap present at the base of quill and of quills, answer would be covert. They fill the gap present at the base of quills on tail and wings, ठीक है बेटा। देन जो जनरल बॉडी कवरिंग बनाते हैं फीदर, जो भी बर्ड का बॉडी शेप है वो जिन फीदर्स की प्रेजेंस की वजह से होता है उन फेदर को बोलते हैं कॉन्टूर। तो थर्ड फेदर इज कॉन्टूर्स हेयर, एंड दीज आर द वन विच आर प्रेजेंट एट द जनरल कवरिंग ऑफ बॉडी। फेदर्स present at general covering of body, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्विल हो गया, सेकंड आपका कोवर्ट हो गया, थर्ड आपका कॉन्टूर हो गया, फोर्थ होता है फाइलोप्ल्यूम्स। द फोर्थ टाइप ऑफ फीदर इज फाइलोप्ल्यूम्स। अब सुनो फाइलोप्ल्यूम्स क्या होते हैं। देखो फाइलोप्ल्यूम जो है वो बहुत ही डेलिकेट टाइप ऑफ फीदर होते हैं। दे आर शॉर्ट, दे आर हेयर लाइक फीदर, और काउंटर के नीचे होते हैं फाइलोप्ल्यूम्स। तो काउंटर दे आर प्रेजेंट, दे आर डेलिकेट, सॉफ्ट, हेयर लाइक, प्रेजेंट beneath कॉन्टूर्स। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेदर फॉर फ्लाइट कौन से होंगे, आंसर वुड बी क्विल। जो क्विल विंग्स पर होते हैं उन्हें रेमेजेस कहते हैं, जो टेल पर होते हैं उनको रेट्राइसिस कहते हैं। क्विल के बेस पे जो फीदर होते हैं वो कोवर्ट हो गए। जनरल बॉडी शेप जो देता है वो काउंटूर होगा। काउंटूर के नीचे जो डेलिकेट से फीदर होते हैं उनको बोलते हैं फाइलोप्ल्यूम्स। ये चार तरह के फीदर हो गए। फिर आता है डाउन फीदर का कंसेप्ट। जो कोई भी न्यूली हैच्ड बर्ड होती है उसकी बॉडी पे जो सबसे पहले फीदर आते हैं उनको बोलते हैं डाउन फीदर। तो डाउन फीदर और हैचलिंग फीदर टाइप 5। एक और तरीका फीदर आप पढ़ लो, द नेम इज डाउन फेदर्स और हैचलिंग फेदर। ठीक है बेटा।
दूसरा नाम होता है डाउन फेदर का प्लूम्यूल्स, दे आर आल्सो नोन एज प्लूम्यूल्स। क्या होते हैं? व्हाट वुड यू राइट एज ए डेफिनेशन? दे कवर द बॉडी ऑफ ए न्यूली हैच्ड बर्ड। कवर द बॉडी of a newly hatched bird। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, मैं आपसे बताना चाहूँगा। ये जो फाइलोप्यूम्स होते हैं और जो डाउन फीदर होते हैं, ये दोनों मेंटेन करते हैं वार्म ब्लडेड नेचर ऑफ द बर्ड। तो जो बर्ड है वो जो अगर सवाल पूछा जाए विच ऑफ द फीदर provide temperature resistance to bird, answer would be fallopiums and down feather. So next statement, that fallopiums and down feather prevent the loss of heat from the body, right? Prevent the loss of heat from the body, so it provide warm bloodness, ठीक है। फिर ऐसे ना कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो स्पेस फिलिंग फीदर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अदर नेम ऑफ फाइलोप्यूम्स, क्योंकि कॉन्टूर्स के नीचे हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्पेस फिलिंग फीदर। अगर वो गैप फिलिंग एट द बेस ऑफ क्विल पूछता है तो कोवर्ट आंसर करेंगे, और स्पेस फिलिंग फीदर पूछता है तो आप क्या आंसर करेंगे बच्चों? फाइलोप्यूम्स। ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। हियर वी कंप्लीट द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। अब नेक्स्ट असाइनमेंट होगा, एक टेस्ट कर लेते हैं एंड देन मैमेलिया में मैं शुरू करूंगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। प्लीज बी पेशेंस, एक बार अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज कर लेना। आस्क मी डाउट। क्लास इज ओवर। थैंक यू। हैव ए गुड डे।